स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी IQ। मेरा नाम नानकी बवेजा है। स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग विद आवर सीरीज जहां हम इंडियन इकोनॉमी कवर कर रहे हैं, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रॉम द बुक इंडियन इकोनॉमी बाय स्टडी IQ पब्लिकेशन। तो इसमें से हम लगभग 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और कल के मैंने लेक्चर में आपको एक मेंस का क्वेश्चन भी दिया था लिखने के लिए, जिसमें काफ़ी सारे आप में से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे आंसर सबमिट किया, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मुझे कोई आंसर शीट नहीं मिली है। मुझे कुछ कॉमन मिस्टेक्स लगी मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स ने जो करी है, दैट इज़ वाई आई एम थिंकिंग कि मैं एक लाइव सेशन ले लूँ आप सबके साथ, जहाँ पे मैं आपसे वो पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट इज टैक्स टू GDP रेशियो उसको यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर लूँ, सो दैट आप मुझसे लाइव अपने क्वेरीज भी पूछ पाए। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे चैप्टर 9 विच टॉक्स अबाउट दी पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस क्या होता है? पब्लिक फाइनेंस में हम फिस्कल पॉलिसी की बात करेंगे, अ पॉलिसी विच इज ऑफ द गवर्नमेंट। RBI की पॉलिसी को क्या बोलते थे? मॉनेटरी पॉलिसी बोलते थे। गवर्नमेंट की पॉलिसी को फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। अंडर फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट प्लानिंग करती है कि अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को किस तरीके से मैनेज करेगी वो नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, नाउ इन ऑर्डर टू मैनेज इट्स फाइनेंसेस गवर्नमेंट क्या प्रिपेयर करती है? गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है बजट। तो अब व्हाट इज बजट पे जाने से पहले और व्हाट इज बजट को समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि भाई हमें बजट बनाना ही क्यों पड़ता है। वाई डू वी हैव टू टॉक अबाउट और प्रिपेयर बजट? क्योंकि मैंने आपको हमेशा शुरू से बोला है, कोई भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी थीम या कोई भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, हमें उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। नाउ अगर आपको याद हो, आप थोड़ा सा पहले चलो एग्जाम्पल बाद में जाएंगे कि क्या इकोनॉमिक्स कहती है। बजट एक्चुअली होता क्या है? पापा ने आपको 5,000 रुपये दिए महीने के, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो हम पापा के पॉकेट मनी पे डिपेंडेंट है। तो पापा ने 5,000 रुपये दिए और जैसे ही 5,000 रुपये हमारे हाथ में आए और हमने उसी टाइम सारी चीज़ें, सारे अरमान संजो लिए कि इसमें से कुछ पोर्शन तो हमारा स्टेशनरी के लिए जाएगा, कुछ पोर्शन हमारा स्विगी बिल्स के लिए जाएगा, कुछ पोर्शन के साथ हम एक मूवी देखने जाएंगे और बाकी पोर्शन हम कुछ उसमें से सेव भी कर लेंगे। ठीक है, तो व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग? आप क्या कर रहे हो? आप प्लानिंग ही तो कर रहे हो। क्यों करनी पड़ रही है आपको प्लानिंग? बिकॉज रिसोर्सेज जो हैं आपके पास वो लिमिटेड है। आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। रिसोर्सेज कितने लिमिटेड है? सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये। लेकिन आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी डिजायर्स हैं, आपकी वांट्स हैं, वो अनलिमिटेड है। आपको स्टेशनरी का बिल भी पे करना है, आपको बुक्स भी ऑर्डर करनी है, आपको प्रिंट आउट्स भी चाहिए, आपको सहेली के साथ घूमने भी जाना है, आपको स्विगी से पिज्ज़ा भी ऑर्डर करना है और कुछ पैसे आपको मंथ एंड के लिए सेव भी करने हैं। तो ये सारा आपको करना ही इसलिए पड़ा क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या कहता है, जो रिसोर्सेज है, और इकोनॉमिक्स क्या कहता है, हमें भी पता है भाई, हम दिन रात इस चीज़ से जूझ रहे हैं कि resources in our hand is limited whereas our wants are unlimited। जब हम resources और wants को कंपेयर करते हैं तो दोनों में stark difference है। इसलिए हमें क्या करनी पड़ती है? इसलिए हमें करनी पड़ती है प्लानिंग, और उसी प्लानिंग को क्या कहते हैं हम? बजट। जब हम प्लानिंग कर रहे हैं as to how और what our income will be and as to how we will spend our money, किस किस avenues में हम खर्चे करेंगे, that is what we are doing is we are making budget। राइट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के साथ भी यही केस है। क्या गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है? नहीं है। गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। मतलब उनकी जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू या कैश का इनफ्लो या इनकम जो है वो लिमिटेड है, वेयर इज एक्सपेंडिचर अनलिमिटेड है। जैसे कि गवर्नमेंट को रेलवे ट्रैक भी बनाना है, गवर्नमेंट को एयरपोर्ट्स डेवलप करने हैं, गवर्नमेंट को डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्वायर करने हैं, गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी है, सैलरीज बांटनी है, पेंशन देनी है, राइट? तो एक्सपेंडिचर के एवेन्यूज अनलिमिटेड है, वेयर एज द रिसोर्सेज, वेयर एज द मनी टू फुलफिल ऑल ऑफ दिस इज व्हाट? इट इज लिमिटेड। तभी गवर्नमेंट क्या बनाती है? गवर्नमेंट बनाती है बजट। गवर्नमेंट बनाती है बजट। नाउ व्हाट एक्चुअली बजट इज? अब आया समझ आपको? अब आपको पीछे की स्टोरी क्लियर हो गई। अभी तक क्या कर रहे थे आप? सिर्फ एक वर्ड बजट पे फोकस करे जा रहे थे।
उसको ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश ही नहीं करी आप लोगों ने। जब आपने आज ब्रेक डाउन किया कि भाई बजट तो हम बचपन से बना रहे हैं, जब नानी के घर जाते थे तो नानी पैसे देती थी और उसी टाइम जब वो पैसे मिलते थे तो हम सोचने लग जाते थे कि इसमें से कुछ पोर्शन कि हम एक डॉल खरीदेंगे या टॉय खरीदेंगे जब हम छोटे होते थे, कुछ पोर्शन हम टॉफी खरीदेंगे, अपनी मनमर्जी के चिप्स खाएंगे, ऑल ऑफ दैट। तो हम बचपन से बजटिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं था कि इसी जो हम एक्सरसाइज करते हैं इसको ही तो बजटिंग बोलते हैं, इसी को तो बजट बनाना बोलते हैं। तो गवर्नमेंट व्हेन इट डज दिस, नाउ फॉर गवर्नमेंट व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट इज बजट, बजट इज अ प्लान, budget is a plan which shows the receipts and expenditure of the government। receipts क्या होती है? आय, और expenditure क्या होता है? व्यय। तो व्यय और आय को अगर एक प्लान बताता है, that is what is budget, right? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वर्ड यूज है? क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड का मेंशन है? कहीं बजट वर्ड का मेंशन नहीं है। वहां पे क्या वर्ड यूज होता है? दे यूज द वर्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन से आर्टिकल के अंदर? जल्दी से बताइए, कौन सा आर्टिकल है जिसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में मेंशन किया हुआ है? इट इज आर्टिकल 112। स्पेशली उन बच्चों को जो ऑलरेडी जीएस लाइफ फाउंडेशन बैच का पार्ट है, उनके ये टिप्स पे होनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि जीएस फाउंडेशन बैच फर्स्ट जो था वहाँ पे पॉलिटी शशांक सर कंप्लीट करवा चुके हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट अब कौन सा बैच चल रहा है? अब एडमिशन्स चल रहे हैं 4th बैच के लिए, और एडमिशन्स क्लोज होने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है वो अभी भी देर नहीं हुई है, एडमिशन ले सकते हैं इफ दे वांट टू स्ट्रीमलाइन देयर प्रिपरेशन। देखो स्टूडेंट्स, मैंने जो मेरा संडे को भी सेशन हुआ था जहाँ पे मैंने एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी डिस्कस करी थी आप सबसे, वहाँ पे भी मैंने यही बात बोली थी कि डू नॉट टेक इट एज कि हम लोग बोल रहे हैं कि आइए एनरोल करिए बैच के लिए। आप ये भी तो समझो कि जब आपको कोई गाइड करता है तो आपका जो कोर्स है कितनी जल्दी आगे चला जाता है, कितनी जल्दी खिंच जाता है, आपकी प्रिपरेशन कितनी स्ट्रीमलाइन हो जाती है जब आपको कोई हर सब्जेक्ट के लिए एक गाइड करने के लिए फैकल्टी है। दैट इज वाई अभी भी जो बच्चे बचे हैं जो चाहते हैं एनरोल करना कोर्स के लिए, दे कैन यूज द कोड नानकी लाइफ एंड पे 18,999, राइट। बैच सुबह 8 बजे कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं इसमें, राइट। ऑल्सो EMI मतलब इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है, प्रोवाइडेड आपके पास क्या होना चाहिए? क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड आपके पास कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना आपको परमिट करता है, कितनी इंस्टॉलमेंट्स में आप फीस का पेमेंट कर सकते हो। तो फटाफट से जुड़ जाइए जिनको लगता है कि दे नीड गाइडेंस, और अगर उससे थोड़ी सी हमारी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। तो हम बात कर रहे थे अपने बजट की, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला था, जो बच्चे जिनकी पॉलिटी कंप्लीट करा चुके हैं शशांक सर, उनको तो बताना ही पड़ेगा कि कौन सा आर्टिकल। सो आर्टिकल 112 वो क्या कहता है कि भाई एवरी ईयर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव टू बी लेड डाउन इन पार्लियामेंट में लेड डाउन करने हैं हमारे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बजट की। अच्छा स्टूडेंट्स, अगेन आई एम टेलिंग यू, आज की जो क्लास है बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम बेसिक चीज़ें समझेंगे सो दैट कल को जब हम इसी टॉपिक की एडवांस क्लास लें तो आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। तो अब बजट देख लिया हमने क्या होता है, क्यों बनाना होता है बजट, वो भी बात कर ली है। अब हम चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बजट। भाई बजट है, उसके कुछ कंपोनेंट्स भी तो होंगे। तो बजट को ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है, एक्सपेंडिचर एंड दूसरा होता है रिसीट्स। एक्सपेंडिचर होता है व्यय, खर्चे जो होते हैं, और रिसीट्स होती हैं आय, जो आपकी इनकम है, जो आपका कैश का इनफ्लो है। अब एक्सपेंडिचर भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, अच्छा सबसे पहले तो आपको एक्सपेंडिचर का मतलब आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, मतलब आपकी जेब से पैसा जा रहा है। अब एक ऐसा आउटफ्लो जिससे कोई असेट क्रिएट हो रहा हो, या लायबिलिटी रिड्यूस हो रही हो, दैट इज व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल देती हूँ, किसकी बात कर रहे हैं हम? कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, एक्सपेंडिचर क्या था, मतलब आउटफ्लो ऑफ व्हाट? कैश। आउटफ्लो ऑफ कैश, ठीक है ना। ऐसा आउटफ्लो ऑफ कैश विच इज क्रिएटिंग
असेट फॉर अस। तो अब मैंने एक रेलवे ट्रैक या एक नया रेलवे कोच लेना है, या चलो रेलवे कोच भी छोड़ो, मैंने एक नया डिफेंस इक्विपमेंट एक्वायर करना है, रशिया से खरीदना है, ठीक है ना, डिफेंस इक्विपमेंट। तो डिफेंस इक्विपमेंट लेने के लिए क्या होगा, मेरा जो कैश है वो लगेगा, कैश का आउटफ्लो होगा। जैसे ही कैश का आउटफ्लो हुआ, मतलब कैश मेरी जेब से गया, लेकिन मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ये डिफेंस इक्विपमेंट आ गया। तो ये डिफेंस इक्विपमेंट क्या है मेरे लिए, ये मेरा असेट है कि नहीं है? असेट मैंने क्या बोला था, व्हाट इज एन असेट? असेट इज समथिंग विच विल जनरेट रिटर्न्स फॉर यू इन फ्यूचर। चलिए, डिफेंस इक्विपमेंट से भी नहीं समझ आया, चलिए गवर्नमेंट ने पैसे खर्च किए और एक बिल्डिंग बनाई, ठीक है। नाउ फ्रॉम दिस बिल्डिंग द गवर्नमेंट विल ऑपरेट, विल रन द कंट्री, ठीक है। तो कैश खर्च हुआ, कैश गया, आउटफ्लो हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, लेकिन उसके बदले में क्या हो गया, एक बिल्डिंग खड़ी हो गई। नाउ दिस बिल्डिंग विल बी काउंटेड एज एन असेट फॉर मी। सो व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? एनी एक्सपेंडिचर विच लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ असेट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाएगा, 4 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे आपको और बोल दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि विच आउट ऑफ दीज इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपको सिंपल ये देखना है कि क्या मेरी जब कैश बाहर गई थी, क्या जब मेरी कैश बाहर गई थी उससे कोई कैपिटल असेट क्रिएट या कोई असेट क्रिएट हो रहा था। एक एग्जांपल और देती हूँ, मान लीजिए गवर्नमेंट ने सैलरी दी, गवर्नमेंट को सैलरी देनी पड़ती है, जो वो ऑफिसर्स रखते हैं, जो पीऑन्स होते हैं, जो क्लर्क्स होते हैं, राइट, जो गार्ड्स होते हैं, उनको सैलरी दी, तो मतलब कैश का आउटफ्लो हुआ है। तो हम क्या देखेंगे भाई, हमें ये पता चल गया ये एक्सपेंडिचर है, कैश का आउटफ्लो हुआ है, मन में सोचा, ये उसी टाइम दिमाग में चमक गया कि भाई एक्सपेंडिचर है। अब हमें कैटेगराइज करना है ये कौन सा टाइप का एक्सपेंडिचर है, भाई ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब सैलरी गई, क्या उससे कोई असेट क्रिएट हुआ? नहीं हुआ, तो मतलब ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, चलो मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक नया ब्रिज बनाया, ठीक है। ब्रिज बनाने के लिए पैसे गए, तो हमें ये उसी टाइम समझ आ गई कि भैया ये एक्सपेंडिचर है, खर्चा है ये, ठीक है। उसी टाइम हमने लिख दिया ये एक्सपेंडिचर है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है ये रेवेन्यू है कि कैपिटल है। भैया बाहर गया पैसा, लेकिन बदले में एक ब्रिज खड़ा हो गया, रिटर्न में कुछ आया ना, एक असेट क्रिएट हो गया मेरे लिए। उसी टाइम हमको क्लियर हो गया कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सो कमिंग बैक टू दिस, capital expenditure is what, which leads to the creation of capital asset, ठीक है। नेक्स्ट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो वाले एक्सपेंडिचर होते हैं, या तो आप ऐसे समझ लो जो एक्सपेंडिचर इज नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और दूसरा तरीका इसको समझने का ये है, एक्सपेंडिचर्स विच आर डन टू रन दी डेली बिजनेस, मतलब रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं, जैसे कि सैलरी हो गई, जैसे कि सब्सिडीज हो गई, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए, इनसे कुछ क्रिएट थोड़ी हो रहा है, इनसे सिर्फ आपका रोज का काम चल रहा है। वेरस कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या हो रहा था, एक असेट आपके हाथ में क्रिएट होके आ रहा था। तो एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, 2 टाइप के एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब चलते हैं रिसीट्स पे। रिसीट्स मतलब इनफ्लो ऑफ मनी। इनफ्लो ऑफ मनी बहुत प्रकार का हो सकता है, ठीक है ना। आपको जब टैक्स कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, तो भी इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है। लोन लेके आ रही है गवर्नमेंट ने कहीं से लोन लिया, गवर्नमेंट गई वर्ल्ड बैंक के पास और लोन लेके आई, तो भी इनफ्लो हुआ। अब इसमें से कौन सा रेवेन्यू रिसीट है और कौन सा कैपिटल रिसीट है, आइए देखते हैं। स्टार्ट करेंगे फिर से कैपिटल रिसीट से। कैपिटल रिसीट क्या होती है, एनी रिसीट विच लीड्स टू क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटीज और रिडक्शन ऑफ असेट्स। चलिए अब हमने देखना है रिसीट। सबसे पहले तो रिसीट का मतलब इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, अब हमें ये देखना है कि कैपिटल रिसीट क्या हो रही है। कैपिटल रिसीट के लिए मैंने क्या बोला, आइदर इट लीड्स टू इंक्रीज इन लाइबिलिटीज और रिडक्शन इन असेट्स। चलो रिडक्शन इन असेट्स का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के पास एक बिल्डिंग थी, ये गवर्नमेंट का असेट हुआ। ये गवर्नमेंट का असेट है कि नहीं है, बिल्कुल है, हाँ जी मैम बिल्डिंग है तो असेट है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने ये बिल्डिंग बेच दी, ठीक है। गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बेची तो गवर्नमेंट के पास क्या आया, गवर्नमेंट के पास कैश आया,
कैश आया, बिल्डिंग गई, कैश आया, बेचने पे कैश आएगा। हमें ये क्लियर हो गया कि ये इनफ्लो ऑफ मनी है, मतलब ये हमारे लिए रिसीट है। ठीक है, ऐसे ही ब्रेक करना है चीजों को। जैसे ही हमें पता चला बिल्डिंग गई, बिल्डिंग बेचने पे कैश आता है, तो कैश इज एन इनफ्लो फॉर अस। ठीक है, तो मतलब ये रिसीट है। अब ये कौन सी रिसीट है? जब बिल्डिंग बिकी तो मतलब यहाँ पे जो बिल्डिंग थी बैलेंस शीट में, इट स्टैंड्स कैंसल्ड। भाई पहले थी ना बिल्डिंग हमारे पास, अब थोड़ी रहा है वो असेट, मतलब असेट हमारा माइनस हो गया हमारी बैलेंस शीट में से। तो मैंने क्या बोला था? कैपिटल रिसीट इज व्हाट विच लीड्स टू रिडक्शन ऑफ असेट्स। तो हमने क्या किया? अपनी बिल्डिंग बेच दी, उसके अकाउंट पे पैसा आया, हमें ये समझ आ गया कि ये रिसीट है। अब ये कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है, हम ये देखेंगे कि अगर इट इज चेंजिंग द असेट एंड लायबिलिटी पोजीशन, असेट पोजीशन चेंज हुई ना हमारी, कैसे? हमारा जो वो असेट था वहां पे शो करते थे कि बिल्डिंग ओन्ड, वो वहां से हटा दिया जाएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स दिस रिसीट इज अ कैपिटल रिसीट, राइट? अब गवर्नमेंट जब डिसइन्वेस्टमेंट करती है, गवर्नमेंट के शेयर्स हैं उनके पास किसी कंपनी में, गवर्नमेंट के शेयर्स है किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, ठीक है, उनके पास शेयर्स हैं। अब गवर्नमेंट ने वो शेयर्स बेच दिए मार्केट में। शेयर्स जब बेचे तो बदले में आया कैश। ठीक है, कैश आया, अब हमें ये पता चल गया ये इनफ्लो है, मतलब हमारी रिसीट है। अब ये कैपिटल रिसीट है कि रेवेन्यू रिसीट है? कौन सी रिसीट है? कैपिटल रिसीट है। क्यों? क्योंकि ये जो शेयर्स थे जो गवर्नमेंट के खुद के थे, ये उनका असेट था। जब ये उनको बेच देंगे मतलब ये यहां से हट जाएंगे बैलेंस शीट में। अब ये शेयर्स नहीं दिखेंगे, क्यों? क्योंकि हम तो उनको किसी और को दे चुके हैं। तो एनीथिंग विच इज रिड्यूसिंग, एनी रिसीट विच इज रिड्यूसिंग द असेट ऑफ द गवर्नमेंट इज व्हाट इज कैपिटल रिसीट। तो ये जो शेयर्स बेचे हैं, ये ट्रांजेक्शन क्या होगा? इट इज फॉर्म ऑफ अ कैपिटल रिसीट फॉर द गवर्नमेंट, कैपिटल इनफ्लो है। एक और बात लिखी हुई है, एनी इनफ्लो विच इंक्रीजेस द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल रिसीट। कैसे? गवर्नमेंट ने लोन लिया, गवर्नमेंट गई वर्ल्ड बैंक के पास और वहां से लेके आई लोन। अब लोन जब लिया तो अकाउंट में क्या आए? पैसे आए, अकाउंट में आया कैश, आया है ना, आया है। ठीक है, तो आया है तो मतलब ये हो गया इनफ्लो। जैसे ही इनफ्लो हुआ तो हमें समझ आ गई ये हो गई हमारी रिसीट। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि कैपिटल रिसीट है कि रेवेन्यू रिसीट है। ये कैसे कैपिटल रिसीट है? जैसे ही हमने लोन लिया हमारी क्या बढ़ गई? हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। हमारी जिम्मेदारी है ना इस पैसे को वापस लौटाना, हमारी जिम्मेदारी है इस पैसे को लौटाना, मतलब हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। ऐसा इनफ्लो हुआ कैश का जिससे हमारी जिम्मेदारी बढ़ रही है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। दैट इज व्हाट इज आर कैपिटल रिसीट। आई होप इट इज क्लियर। ऐसे ही तोड़ना है, जैसे कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, सबसे पहले आपको ये फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई मनी बाहर जा रहा है या मनी अंदर आ रहा है। अंदर आ रहा है तो रिसीट है, बाहर जा रहा है तो एक्सपेंडिचर है। उसके बाद सेकेंड स्टेप पे आपको ध्यान लगाना है या समझना है या ध्यान देना है कि उस रिसीट या एक्सपेंडिचर से असेट एंड लायबिलिटी अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो दैट इज द कैपिटल इन नेचर, अगर नहीं हो रही है दैट इज रेवेन्यू इन नेचर, राइट? चलिए चलते हैं फिर से। तो हमारी कैपिटल रिसीट्स हो गई। अब हम देखेंगे रेवेन्यू रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट्स मतलब जो आपके रोजमर्रा के काम से जो आपको इनकम हो रही है, दैट इज व्हाट इज रेवेन्यू रिसीट। उसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्सेस मतलब डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हमने कल देखे थे, जिसमें जीएसटी की बात कही थी हमने। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? जैसे कि गवर्नमेंट को रिसीव हुआ कहीं से डिविडेंड, गवर्नमेंट को रिसीव हुआ डिविडेंड, गवर्नमेंट ने, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया था। अब लोन फ्री में तो दिया नहीं जाता, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो वो जो इंटरेस्ट इनकम हो गई वो क्या है? क्या वो टैक्स रेवेन्यू है? नहीं। क्या वो टैक्स रेवेन्यू है? नहीं। दैट इज व्हाट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्योंकि टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? जो टैक्स लगाने के सोर्सेस से जो रेवेन्यू आ रहा है, दैट इज व्हाट इज टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू इज व्हाट? इनकम फ्रॉम द नॉन टैक्स सोर्सेज, लाइक डिविडेंड हो गया, लाइक इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, एंड क्या होता है फिर से रेवेन्यू रिसीट? मतलब विच इज नॉट चेंजिंग योर असेट एंड लायबिलिटी पोजीशन। सो दिस इज व्हाट इज कंपोनेंट्स ऑफ बजट। ब्रॉडर क्लासिफिकेशन, एक हो गया एक्सपेंडिचर जिस इज व्यय, और रिसीट जिसको बोलते हैं आय। ठीक है ना? और उसको हम जब डिवाइड करते हैं तो रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलिए अब हमने ये देख लिया। अब हम
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ बजट की। अभी तक हमने बात करी थी बजट क्या होता है, हमें क्यों बजटिंग करनी पड़ती है, फिर हमने कंपोनेंट्स ऑफ बजट देखे, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बजट। तो टाइप्स ऑफ बजट में सबसे पहले होता है बैलेंस्ड बजट। भाई आपकी जितनी इनकम है आपका उतना ही खर्चा है, बैलेंस है दोनों साइड्स में। LHS इज इक्वल टू RHS इज व्हाट इज बैलेंस बजट। सरप्लस बजट क्या होता है? सरप्लस के नाम से ही आपको समझ आ जाएगी, जब मेरी इनकम ज्यादा है खर्चे कम है, तो मतलब मेरे पास पैसे बच रहे हैं, सरप्लस बच रहा है, दैट इज व्हाट इज सरप्लस बजट। और लास्ट होता है डेफिसिट बजट। मेरे खर्चे ज्यादा हैं, आउटफ्लो ऑफ कैश इज मोर देन द इनकम ऑफ कैश, दैट इज व्हाट इज डेफिसिट बजट। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेफिसिट बजट। अभी तक हम क्या देख रहे थे? टाइप्स ऑफ बजट। LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज ग्रेटर देन RHS एंड व्हेन RHS इज ग्रेटर देन LHS। ठीक है ना। अब हम डेफिसिट, जहां पे एक्सपेंडिचर ज्यादा था रेवेन्यू से या रिसीट से, उसके भिन्न भिन्न प्रकार को हम देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है रेवेन्यू डेफिसिट, जिसको कहते हैं राजस्व घाटा। फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट जिसको बोला जाता है प्राथमिक घाटा, और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हो गया हमारा बिल्कुल लास्ट वाला। सो रेवेन्यू डेफिसिट मतलब जब आपकी टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमने कंपोनेंट्स, देखो कंपोनेंट्स पे चलते हैं, कंपोनेंट्स। तो रेवेन्यू, ये लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार, हम क्या पढ़ रहे हैं? रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ रहे हैं। तो जब रेवेन्यू डेफिसिट देख रहे हैं तो सिर्फ हमें रेवेन्यू पोर्शन ऑफ द बजट से मतलब होना चाहिए। मतलब रेवेन्यू पोर्शन ऑफ द बजट मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट। मतलब जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाता है रेवेन्यू रिसीट्स को, तब हमारा क्या होता है? राजस्व घाटा, जिसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, अब चलते हैं फिस्कल डेफिसिट पे। फिस्कल डेफिसिट में हम दोनों एक्सपेंडिचर को प्लस कर देते हैं और दोनों रेवेन्यू और रिसीट्स को प्लस कर देते हैं। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, टोटल रिसीट्स कैसे हो रही थी? कैपिटल रिसीट्स प्लस रेवेन्यू रिसीट्स। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। एक चीज और लिखी है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट में क्या आएगा? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इज योर फिस्कल डेफिसिट। अब क्यों बोरोइंग्स को एक्सक्लूड किया है, ये आपके दिमाग में डेफिनेटली आ रहा होगा, आप मुझसे पूछना भी चाह रहे होंगे, कुछ बच्चे चैट में ऑलरेडी लिख रहे होंगे। तो हमने क्या लिखा था? फिस्कल डेफिसिट, जो राजकोषीय घाटा होता है, उसको क्यों टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स माइनस बोरोइंग्स क्यों लिखा गया है, क्यों कैलकुलेट किया जाता है? चलो एग्जाम्पल। ठीक है, आपके पास मान लीजिए, अब आप भूल जाइए डेफिसिट वेफिसिट को, सिर्फ नॉर्मल रोज की कैलकुलेशन पे आओ आप। ठीक है, आपने किसी दुकान पे जाके खर्चा कर दिया 10 रुपए। ठीक है, आपके पास जेब में सिर्फ 8 रुपए थे, लेकिन आपने खर्चा कर दिया 10 रुपए का। तो अब आप क्या आ गए? माइनस में आ गए, -2 रुपए। ठीक है, उसी टाइम आपने अपने फ्रेंड को फोन किया कि यार 2 रुपए पेटीएम करना। चलो 2 रुपए तो बहुत कम बोल दिया, इसको फिर से फिगर्स चेंज करते हैं। मान लीजिए आप शॉपिंग करने गए थे, आपके जेब में 800 रुपए थे, लेकिन आपने 1000 रुपए की जीन्स खरीद ली, लेकिन जेब में कितने थे? 800 रुपए ही थे आपके पास। तो अब दुकानदार बोलेगा भैया 200 रुपए दो, तो 200 रुपए आपके पास, अभी आप नेगेटिव बैलेंस पे हो। आपने उसी टाइम अपने फ्रेंड को फोन किया और बोला यार ये 200 रुपए ना मुझे पेटीएम कर देना। ने बोला यार ये ले, और उसी टाइम आपको पेटीएम आया और आपने पेमेंट क्लियर कर दी। लेकिन ये जो 200 रुपए आपने लिए हैं, ये एक्चुअली है क्या? दिस इज बोरोइंग्स। ये आपने लोन लिया अपने फ्रेंड से, आपने उधारी मांगी है, तो उधारी को इंग्लिश में बोरोइंग्स ही तो बोलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बोरोइंग्स ली है, बोरोइंग्स क्या होती है? बोरोइंग्स मतलब इनफ्लो ऑफ मनी। भाई आपको उसने पैसे भेजे, मतलब मनी का क्या हुआ? मनी का हुआ इनफ्लो, दैट इज इनफ्लो ऑफ कैश। और इनफ्लो ऑफ कैश भी किस टाइप का हुआ? मैंने आपको क्या बोला था? जैसे ही यहाँ पे पढ़ा था ना हमने, यहाँ पे हमने कहाँ बात कर रहे थे हम? ये देखिए, जैसे ही हमने लोन लिया
जो 200 रुपये आपने लोन लिए उसी टाइम मतलब कैश रिसीव हुआ आपको। कैश किस टाइप में रिसीव हुआ? कैपिटल रिसीट के अकाउंट में रिसीव हुआ। क्यों? क्योंकि उसी टाइम आपकी जो जिम्मेदारी है, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई थी। जो आपने ये 200 रुपये बोरो किए थे, यहाँ पे ये जो 200 रुपये आपने बोरो किए अपने फ्रेंड से, ये इनफ्लो है, इनफ्लो है, ठीक है। ऐसा इनफ्लो जिससे आपकी लायबिलिटी फिर से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अब आपके पास 1000 रुपये थे माइनस 800, ठीक है ना। बट आपने देखा उसी टाइम मेरे पास 200 रुपये आए, जिसको आप कहाँ डालोगे? फिर से रिसीट्स में डालोगे। तो ये तो फिगर फिर से 1000 रुपये बन गया ना। ये 1000 रुपये आपका एक्सपेंडिचर था, 800 रुपये आपके पास सिर्फ जेब में थे। बट जैसे ही ये 200 रुपये प्लस किए जो आपके फ्रेंड ने भेजे थे, अब क्या हो गया? 1000 माइनस 1000 ही तो हो गया। तो यहाँ पे क्या फिगर आया? 0। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो हमारे को कभी फिस्कल डेफिसिट होगा ही नहीं, या हमें पता ही नहीं चलेगा हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना है। क्यों? क्योंकि जितना भी कम पड़ रहा है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उसको बोरो कर दे रही है। तो अल्टीमेटली फिगर क्या आ रहा है? 0। So in order to know the exact picture, हम क्या कर रहे हैं? हम एक्सक्लूड कर रहे हैं बोरोइंग्स को, हम एक्सक्लूड कर रहे हैं बोरोइंग्स को, सो दैट हमें पता चले कि भाई एग्जैक्टली कितना था। हम कवर अप करने के लिए 200 रुपये मंगवा तो लेंगे दोस्त से, लेकिन हमें पता भी तो चलना चाहिए कि हम साल के एंड में कितने डेफिसिट में थे। हम इतने डेफिसिट में थे। अब हम उसको चाहे भले ही बोरो करके कवर अप करें या नए नोट प्रिंट करके कवर अप करें, बट हमें एग्जैक्ट पिक्चर पता होनी चाहिए। दैट इज वाई वी एक्सक्लूड बोरोइंग्स फ्रॉम दी राजकोषीय घाटा, ठीक है। अब प्राइमरी डेफिसिट, अब देखिए प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? जब आपने यहां पे बोरोइंग्स को एक्सक्लूड किया था, बोरोइंग्स एक्सक्लूड करी, जब आपने किसी से लोन लिया होगा तो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दे रहे होगे, राइट। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या कहता है कि फिस्कल डेफिसिट में से आप इंटरेस्ट पेमेंट को भी हटा दो। क्यों हटा दो? क्योंकि जब आप बोरोइंग्स हटा रहे हो यहां पे, तो बोरोइंग्स के ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे होगे, उसको भी हटाओ। दैट इज वेयर व्हाट इज कॉल्ड इज प्राइमरी डेफिसिट। एंड लास्ट टाइप ऑफ डेफिसिट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के लिए फिर से हमें रेवेन्यू डेफिसिट पर जाना पड़ेगा। हमने रेवेन्यू डेफिसिट क्या पढ़ा था? टोटल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है रेवेन्यू के अकाउंट पे, माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है, आप ऐसे देख लीजिए। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करी, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट को पैसे दिए, ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर से यहाँ पे लिखते हैं अलग से, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स दिए, ठीक है ना, ग्रांट्स दिए कि जाके कुछ जो भी अपने खर्चे वर्चे हैं पूरे कर लेना। अगर सब्सिडी देनी है, सैलरीज बांटनी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स दिए। अब ग्रांट्स क्या हो गया? ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने इस ग्रांट से, ये जो पैसा आया था उससे ना कुछ असेट्स क्रिएट कर लिए, जैसे कि गांव में उन्होंने बना दिया, ट्यूबवेल बना दिया, ठीक है ना, एक छोटी सी डिस्पेंसरी बना दी, ठीक है, एक छोटी सी डिस्पेंसरी क्रिएट कर दी आउट ऑफ द ग्रांट्स दैट दी स्टेट गवर्नमेंट रिसीव्ड। तो अब ये ट्यूबवेल और जो डिस्पेंसरी है, ये एक्चुअली क्या क्रिएट हो गए? गवर्नमेंट के लिए असेट्स क्रिएट हो गए। लेकिन हमने क्या माना था? हमने तो इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना था, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो कभी भी असेट्स नहीं क्रिएट करता। तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में से ऐसे खर्चे को बाहर निकाल रहे हैं जिससे कोई असेट क्रिएट हो रहा है। सो रेवेन्यू डेफिसिट में से हम किसको हटा देंगे? ऐसे खर्चे को जिससे असेट क्रिएट हो गए हैं, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिससे कोई असेट क्रिएट यूजुअली नहीं होता। बट अगर स्टेट गवर्नमेंट ने उस पैसे को यूज करके कोई असेट क्रिएट कर दिया है, तो उसको हम हटा देंगे और हमारे पास आ जाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। हो सकता है आपको ये सारी चीजें बहुत ही कंफ्यूज कर गई हो अभी, कोई बात नहीं, वीडियो को फिर से देखिएगा, एंड में फिर से रिपीट करके देखिएगा, स्पेशली द टाइप्स ऑफ डेफिसिट बजट वाले पोर्शन को। आई एम वेरी श्योर कि आपको कंपोनेंट्स ऑफ बजट अभी समझ आ गए होंगे, क्योंकि हमने उसको बहुत तोड़ के पढ़ा था। सबसे पहले हमें ये देखना है कि मनी बाहर जा रहा है या मनी अंदर आ रहा है। अंदर आ रहा है तो इनफ्लो है, बाहर जा रहा है तो एक्सपेंडिचर है। उसके बाद हमें ये पता करना है, जब हमें पता चल गया कि इनफ्लो है या आउटफ्लो, फिर हमें स्टेप पे जाना है कि वो कैपिटल आउटफ्लो है कि रेवेन्यू आउटफ्लो है। मुझे पता है ये आपको समझ आ गया। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे टाइप्स ऑफ
डेफिसिट बजट में तो कोई बात नहीं, फिर से क्लास खत्म होने के बाद वीडियो का सिर्फ इतना पोर्शन फिर से देखिएगा, क्योंकि कल हम यहीं से अपने टॉपिक को फिर से पिकअप करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में. सो बिफोर वी वाइंड अप, दो स्टूडेंट्स who are asking कि भाई रेफरेंस बुक कौन सी है, तो रेफरेंस बुक इज इंडियन इकोनॉमी बाय स्टडी IQ पब्लिकेशन. फ्लिपकार्ट, अमेजॉन दोनों पे अवेलेबल है. आप इजीली घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो. कॉस्ट ऑफ द बुक इज दिस. एंड अगेन, जिन बच्चों ने, जिनको थोड़ा सा भी डायलेमा है विद रिस्पेक्ट टू द एडमिशन, दे कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम की किस तरीके से इंस्टॉलमेंट में फीस पे करी जा सकती है. आप मुझे आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं. कांटेक्ट कहाँ कर सकते हैं? Nanki_B22 जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, या फिर इकोनॉमिक्स विद नानकी जो मेरा टेलीग्राम पेज है. सून आई विल बी ऑर्गेनाइजिंग अ लाइव सेशन जहाँ पे हम बात करेंगे नुआंसेस ऑफ आंसर राइटिंग, जो आप लोगों ने मुझे आंसर टैक्स टू GDP रेशियो सबमिट किया था उसके बारे में. एंड उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे विद आवर टॉपिक डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड डेफिसिट बजटिंग. चलिए, टिल देन ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.